हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 12th बायोलॉजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण राजस्थान सरकार ने सभी ऑफलाइन क्लासों का संचालन आगामी आदेश तक बंद कर दिया गया है। अतः विद्यालय प्रशासन ने राजस्थान सरकार की नवीनतम गाइडलाइन के अनुसार ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन प्रारंभ किया गया है। अतः आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत स्वागत है। आज हम 12th क्लास के बायोलॉजी के लेसन नंबर 1 के बारे में इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। 12th क्लास का अध्याय 1 है जीवों में जन्म। तो देखिएगा बेटा, सत्र 2021-22 के लिए तुम्हारे 12th क्लास के अंतर्गत एनसीईआरटी सिलेबस लागू किया गया है। उस एनसीईआरटी सिलेबस के अंतर्गत 11th और 12th के सिलेबस को कुल 10 इकाइयों में बांटा है, जिसमें से हम इकाई नंबर 1 से लेकर 5 तक का अध्ययन 11th क्लास में कर चुके हैं। अतः हम इस 12th क्लास के अंतर्गत इकाई 6 से लेकर इकाई 10 तक का अध्ययन करेंगे। तो हमारे इस 12th क्लास के एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार जो यूनिट 6 है, उस यूनिट 6 के अंतर्गत जो पहला लेसन है वो है जीवों में जनन, क्योंकि जो यूनिट 6 है उसका नाम है बेटा जनन। यूनिट 6 है उसका नाम है जनन। उस यूनिट 6 के अंतर्गत जो फर्स्ट लेसन है उसको रखा गया है। तो फर्स्ट लेसन है वो है जीवों में जनन। देखिए बेटा, जीवों में जनन पढ़ने से पहले हम कुछ चर्चाएं करेंगे। जैसे देखो, जीवन अवधि, या जीवन काल। तो देखिए बेटा, हमारा लेसन नंबर 1 है जीवों में जनन। क्या बेटा? जीवों में जनन अर्थात जनन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि सजीवों का महत्वपूर्ण लक्षण होता है। ठीक है, ये जो जीव है इनकी एक निश्चित आयु होती है, अर्थात प्रत्येक जो जीव है वो जन्म लेता है और जन्म लेने के पश्चात एक निश्चित समय के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं बेटा जीवन अवधि या जीवन काल के बारे में। तो यहाँ देखो, कोई भी जीव है, ये जीव जन्म लेगा बेटा, और जन्म लेने के पश्चात उसकी क्या हो जाएगी? कुछ समय पश्चात, एक निश्चित अवधि के पश्चात उसकी क्या होगी? मृत्यु होगी। अर्थात वो जन्म लेगा, जन्म लेने के पश्चात बड़ा होगा, और बड़ा होने के पश्चात एक निश्चित समय के बाद में उसकी क्या होगी? मृत्यु होगी। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पर कि किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को या अवधि को क्या कहते हैं? हम जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं। तो यहाँ से डेफिनेशन निकल के आती है, तो हम जीवन काल या जीवन अवधि के बारे में लिख सकते हैं कि किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु
तक की समय अवधि को जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं। देखिएगा बेटा, जीवन अवधि या जीवन काल किसे कहेंगे? किसी जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक की समय अवधि को क्या कहेंगे? जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं। तो यहाँ पर हम एक चीज क्लियर कर सकते हैं कि क्या सभी जीवों के जो जीवन काल या कहेंगे उनकी जो जीवन अवधि है वो क्या सभी जीवों के जीवन काल या जीवन अवधि बराबर होती है क्या? ऐसा नहीं होता। प्रत्येक जीव की जो जीवन काल है या उसकी जीवन अवधि है वो अलग अलग होती है। जैसे यदि हम बात करें फॉर एग्जाम्पल, जैसे यदि हम फसली पादपों की बात करें, फसली पादप, तो फसली पादपों की जो जीवन अवधि है वो लगभग 4 माह से लेकर 8 माह तक, अर्थात हम देखते हैं कि कोई भी फसली पादप है, ठीक है, उसकी हम बुआई करते हैं तो वो लगभग 4 से 8 महीने तक परिपक्व हो जाता है और परिपक्व होने के पश्चात उस फसल की कटाई कर दी जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फसली पादप है जिस दिन से हमने उसे बोया, ठीक है, वहां से लेकर उसकी कटाई तक के यानी उसके परिपक्व तक के समय को क्या कहेंगे? उसकी जीवन अवधि या जीवन काल कहेंगे। इसी प्रकार हम देखें जैसे कि गुलाब का पादप है वो लगभग 4 से 5 वर्ष तक जीवित रहता है। इसके अतिरिक्त जैसे बरगद का पादप है, ठीक है बेटा, ये लगभग 200 से 250 वर्ष तक जीवित रहता है। कितने वर्ष तक? लगभग 200 से 250 वर्ष। अर्थात जो बरगद है उसका जीवन काल कितना हो गया? 200 से 250 वर्ष तक हो गया। इसी प्रकार हम बात करें यदि जंतुओं के बारे में, जैसे बेटा तितली है, इसका जीवन काल 1 से 2 सप्ताह कितना होता है? 1 से 2 सप्ताह तक जीवित रहती है। कौन? तितली। अर्थात तितली की जीवन अवधि या जीवन काल कितना होता है बेटा? 1 से 2 सप्ताह। इसी प्रकार यदि हम देखें गाय का, तो गाय की जो जीवन अवधि है या जीवन काल वो लगभग 15 वर्ष तक होती है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मगरमच्छ है बेटा, वो लगभग 60 वर्ष तक जीवित रहता है। कितने वर्ष तक जीवित रहता है? 60 वर्ष तक। इसी प्रकार कछुआ, वो लगभग 150 वर्ष तक जीवित रहता है। तोते की यदि हम बात करें तो ये लगभग 140 वर्ष तक जीवित रहता है। यहाँ पर हमने देखा कि विभिन्न जीव हैं, अर्थात हमने पादपों की बात की और जंतुओं की बात की, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि विभिन्न पादप है, जैसे कि फसली पादप है, गुलाब है, बरगद है, इन सभी का जो जीवन काल है वो अलग अलग आया है। इसी प्रकार हमने जंतुओं के अंतर्गत देखा कि तितली है, गाय है, मगरमच्छ है, कछुआ
कछुआ है, तोता है, ठीक है, तो इनका भी जीवन काल अलग अलग है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की जो समय अवधि है उसी को हम क्या कहेंगे, उसका जीवन काल या जीवन अवधि कहते हैं। अब देखो बेटा, इस जीवन काल हमने अभी कुछ देर पहले कहा था कि प्रत्येक जीव है वो एक निश्चित जन्म के पश्चात, एक निश्चित समय के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अर्थात प्रकृति में प्रत्येक जीव एक निश्चित समय पश्चात मृत्यु को प्राप्त करता है, लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जो कि प्रकृति में अमर माने गए हैं, जैसे कि एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, तो ये जो एक कोशिकीय जीव है बेटा, ये एक कोशिकीय जीव कैसे होते हैं, अमर होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, अमर। क्योंकि अभी हमने कुछ देर पहले कहा कि कुछ प्रत्येक जो जीव है वो एक निश्चित समय अवधि के पश्चात मृत्यु को प्राप्त करता है, लेकिन यह एक कोशिकीय जीवों के बारे में सत्य नहीं है, क्योंकि एक कोशिकीय जीवों को क्या माना गया बेटा, अमर माना गया है। ये एक कोशिकीय जीव हैं, वो द्विविभाजन करते हैं। क्या करते हैं, द्विविभाजन करते हैं, क्योंकि इनमें विभाजन की क्षमता अत्यंत तीव्र होती है। अतः ये शीघ्र ही द्विविभाजन के द्वारा दो नई संतति का निर्माण कर लेते हैं, जिससे इनका जो कोशिका द्रव्य है वो निरंतर सतत रूप से बना रहता है, अर्थात कोशिका द्रव्य नष्ट नहीं होता है। इसीलिए इन एक कोशिकीय जीवों को कैसा माना गया है, अमर। इन एक कोशिकीय जीवों के अतिरिक्त अन्य सभी जीव एक निश्चित समय अवधि के पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट चर्चा करते हैं बेटे आप प्रजनन या जनन के बारे में। तो देखिएगा बेटा, प्रजनन या जो जनन है वो क्या है, एक जैविक प्रक्रिया है। जैसे हमने देखा जीवों में जनन, ठीक है, तो जो जनन है ये जनन क्या है बेटा, एक जैविक प्रक्रिया है। क्या होती है, जैविक प्रक्रिया। इसमें इस प्रक्रिया के अंतर्गत कोई भी जीव है, ये जीव अपने समान नए जीव को उत्पन्न करता है। क्या करता है, जो जनन है, जनन प्रक्रिया के अंतर्गत कोई भी जीव अपने समान नए जीव को उत्पन्न करता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि वह जैविक प्रक्रिया, यहां पर परिभाषा के तौर पर हम कह सकते हैं कि वह जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने समान नए जीव को उत्पन्न करता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रजनन या जनन कहते हैं। अब यहां देखो, इस प्रक्रिया के अंतर्गत वे जीव जो कि जनन में भाग लेते हैं, इस प्रक्रिया के अंतर्गत जनन में भाग लेने वाले जो जीव है वो कहलाते हैं बेटा जनन। क्या कहलाते हैं, जनन। अर्थात ये जनन जो है वो किसमें भाग लेते हैं बेटा, जनन में भाग लेने वाले जीव। तो जनन में भाग लेने वाले जीव, उन्हें तो क्या कहा जाता है, जनक, ठीक है। और ये जनक जिस नए जीव को उत्पन्न करते हैं मिलकर, वो नया जीव कहलाता है
जाएगा संतति। क्या कहलाती है? संतति। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि उत्पन्न होने वाला नया जीव क्या कहलाएगा? संतति कहलाएगा। क्या कहलाएगी? ऑफस्प्रिंग या संतति कहलाएगी। तो देखिएगा, प्रजनन या जनन परिभाषा के तौर पर कह सकते हैं कि वह जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने समान नए जीव को उत्पन्न करता है उसे प्रजनन या जनन कहते हैं। अब देखो, इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले जीव क्या कहलाते हैं? जनक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जनक कहलाते हैं। तथा उत्पन्न होने वाला जो नया जीव है वो क्या कहलाती है? संतति कहलाती है। क्या कहलाती है? संतति। तो देखो बेटा, जो जनन है वो सजीवों में या जीवों में होने वाली एक महत्वपूर्ण क्रिया होती है, ठीक है, जिसके द्वारा प्रत्येक जीव जो है वो अपनी जाति को बनाए रखता है। तो हम कहें कि जनन के जो गुण है या जनन की आवश्यकताएं हैं वो क्या हो जाएगा? पहला जैसे कि जनन के द्वारा कोई भी जीव है यानी प्रत्येक जीव अपनी जाति को बनाए रखता है, अर्थात खुद की जो जाति है उसके अस्तित्व को प्रकृति में बनाए रखता है। जनन के द्वारा विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। जनन के द्वारा क्या उत्पन्न होती है बेटा? विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। और ये जो विभिन्नताएं हैं ये विभिन्नताएं धीरे धीरे एकत्रित होती जाती हैं और एकत्रित होकर नई जातियों का विकास करती हैं। क्या करती हैं? नई जाति का विकास करती हैं। इसके अतिरिक्त जनन के द्वारा जो पुराने जीव हैं, पुराने या मृत जीवों का नए जीवों के द्वारा या नए जीव के द्वारा प्रतिस्थापन होता है। क्या होता है? प्रतिस्थापन। इसी जनन के द्वारा जो जनसंख्या है इस जनसंख्या के अनुपात को बनाए रखना है। कोई भी जीव है जनन के द्वारा ही अपनी जनसंख्या को क्या करता है? बनाए रखता है। इसके अतिरिक्त जो जनन है उस जनन के द्वारा जो पारिस्थितिक साम्य है वो भी संतुलित बना रहता है। तो ये कुछ आवश्यकताएं थी या फिर जनन के कुछ गुण थे, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, इस लेसन के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा प्रजनन या जनन के प्रकार, या हम कह सकते हैं इसकी विधियां। प्रजनन के प्रकार या इसके विधियों के बारे में। तो जो प्रजनन दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है?
दो प्रकार का, टू टाइप्स। पहला प्रकार है इसका अलैंगिक जनन, और सेकंड प्रकार है लैंगिक जनन। तो जनन है उसके प्रकार या विधियां दो प्रकार की हो गई। फर्स्ट है अलैंगिक जनन और सेकंड लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात करें हम अलैंगिक जनन की, देखिएगा बेटा जो अलैंगिक जनन है, इस अलैंगिक जनन के अंतर्गत बिना युग्मक संलयन या बिना निषेचन के द्वारा जो संतति निर्माण है उसकी प्रक्रिया कहलाती है अलैंगिक जनन। क्या कहलाती है? यहाँ पर हम परिभाषा के तौर पर कह सकते हैं कि बिना युग्मक संलयन या बिना निषेचन के द्वारा होने वाले जनन को हम क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन कहेंगे। चूंकि इस अलैंगिक जनन के अंतर्गत केवल एकल जनन की आवश्यकता होती है, इसकी आवश्यकता होती है बेटा एकल जनन। ठीक है, इस एकल जनन के कारण जो उत्पन्न संतति है वो पूर्णतया या यूं कहें कि हम हूबहू या एकदम अपने जनन के समान होती है। अर्थात इस एकल जनन के द्वारा उत्पन्न जो संतति है जनक के समान होती है। यह संतति आकारिकी में व आनुवंशिक आकारिकी रूप से भी और आनुवंशिक रूप से भी अपने जनक के समान होती है। किसके समान होती है? जनक के समान। इसीलिए इस संतति को क्लोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। तो यहाँ पर परिभाषा के तौर पर पूछा जा सकता है कि क्लोन किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन हो जाएगी बेटा कि अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतति किसके समान होती है? जनक के समान होती है, जो क्या कहलाती है? क्लोन कहलाती है। क्या कहलाती है? क्लोन। ठीक है, चूंकि यह संतति जो है वो आकारिकी व आनुवंशिक रूप से एकदम जनक के समान होती है, इसलिए उत्पन्न संतति को क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन। तो यहाँ पर से एक प्रश्न और निकल के आ सकता है कि किस प्रकार के जनन के द्वारा उत्पन्न संततियां अपने जनक के समान होती है या क्लोन होती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा जनन कौन सा हो जाएगा प्रकार? अलैंगिक जनन। लेकिन बात करें हम लैंगिक जनन की, क्योंकि लैंगिक जनन जो है उसमें दो जनकों की आवश्यकता होती है। कितने जनकों की? दो जनकों की। इन दोनों जनकों से अलग अलग युग्मकों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? युग्मकों। कई बार जो एकल जनक है, इस एकल जनक के द्वारा भी दो प्रकार के युग्मकों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, ये दोनों जो प्रकार के जो युग्मक हैं ये आपस में संलयित होते हैं और संलयन के द्वारा
इसका निर्माण करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं, इसका युग्मनज। तो कुल मिलाकर बात यह है कि लैंगिक जनन की यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो युग्मक संलयन या निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो रही थी, तो लैंगिक जनन के द्वारा क्या होगा बेटा, इन युग्मकों में संलयन होगा। क्या होगा? संलयन होगा। और युग्मक संलयन के द्वारा युग्मनज का निर्माण होगा। क्या बनेगा? युग्मनज बनेगा। और इस युग्मनज से आगे भ्रूण का निर्माण होता है। तो देखिएगा जो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है, यह अलैंगिक जनन की प्रक्रिया कुछ पादपों में तथा कुछ निम्न वर्ग के जो जंतु हैं इनमें अलैंगिक जनन संपन्न होता है। अब देखिए बेटा, अपने सिलेबस में अलैंगिक जनन की कुछ विधियां हैं। क्या है? विधियां। तो इस अलैंगिक जनन की विधियां विधियों में फर्स्ट है विखंडन द्वारा। सेकेंड विधि है खंडन द्वारा। थर्ड मुकुलन द्वारा। फोर्थ बीजाणुओं द्वारा। फिफ्थ जैम्यूल द्वारा। नेक्स्ट है पाइप जनन, या हम कह सकते हैं इसको वर्धी जनन। क्या कह सकते हैं? वर्धी जनन। यहाँ देखो, अभी हमने चर्चा की थी लैंगिक जनन की, तो इसमें देखो बेटा सबसे पहले युग्मकों का निर्माण होगा। और युग्मक निर्माण के पश्चात इन युग्मकों का स्थानांतरण होगा। और युग्मक स्थानांतरण के पश्चात युग्मक संलयन की क्रिया होगी। और युग्मक संलयन के पश्चात भ्रूणोद्भव क्या होगा? एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूणोद्भव होगा। तो लैंगिक जनन के अंतर्गत सबसे पहले युग्मकों का निर्माण होगा, क्योंकि हम डिटेल से अध्ययन आगे करेंगे। युग्मकों के निर्माण के पश्चात इन युग्मकों को एक दूसरे के समीप पहुंचना होता है। ठीक है, इसलिए युग्मकों का क्या होगा बेटा? स्थानांतरण होगा। और युग्मक स्थानांतरण के पश्चात जब युग्मक एक दूसरे के समीप पहुंच जाएंगे तो युग्मकों में क्या होगा? संलयन होगा, जिसे गैमेट फ्यूजन या युग्मक संलयन या निषेचन कहते हैं। उसके द्वारा युग्मनज बनेगा और उस युग्मनज से आगे भ्रूण का निर्माण होगा, जिस प्रक्रिया को हम भ्रूणोद्भव कहते हैं। अलैंगिक जनन की बात करें तो अलैंगिक जनन की कुछ विधियां अपने सिलेबस में दी गई है, जैसे विखंडन द्वारा, खंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा, बीजाणुओं द्वारा, जैम्यूल द्वारा, कायिक जनन या वर्धी जनन के द्वारा। तो ये सारी की सारी क्या है बेटा? अलैंगिक जनन की विधियां हैं। इन अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में हम विस्तृत अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।